राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक कंपनी जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम करती है और काफ़ी पुरानी कंपनी, 2012 के 11-12 साल पुरानी कंपनी है। ये एक कॉर्पोरेट एक्शन लेके आ रही है। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब कोई भी कंपनी के अंदर में ऐसी कोई न्यूज़ बाहर आती है जैसे कि बोनस इश्यू जारी करना या फिर स्प्लिट करना। सो इसी टाइप की एक न्यूज़ इस कंपनी से बाहर आई है। तो जब कोई कंपनी इस टाइप का कोई काम करती है कंपनी के अंदर रिगार्डिंग, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि क्यों वो कंपनी ऐसा काम कर रही है और उससे इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो हम कंपनी के अंदर की बात को जानने की कोशिश करते हैं इन वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे ये कंपनी बोनस भी दे रही है और साथ में अपने जो शेयर्स होते हैं उनको स्प्लिट भी कर रही है। तो दोनों ही काम एक ही साथ हो रहे हैं। और उनकी जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट की है वो 6 तारीख सेट की है। तो यहाँ पे जो एक्स डेट होने वाली है वो 5 जुलाई होने वाली है। तो आज 4 जुलाई है, कल 5 जुलाई है। तो यहाँ पर जो जो फेस वैल्यू है वो 10 का 1 हो जाएगा। इसका मतलब शेयर स्प्लिट किए जा रहे हैं 10:1 के रेशियो में। दैट इज कि हर 10 शेयर्स के एक शेयर के ऊपर में आपको 10 शेयर्स मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ में कंपनी एक काम और कर रही है, दैट इज बोनस भी जारी कर रही है। दैट इज 1:1 के रेशियो में। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपको हर एक शेयर के बदले 20 शेयर्स मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। और वो आपके जो अकाउंट है उसमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज वो जो स्प्लिट हो जाएंगे शेयर्स और बोनस जारी हो जाएगा वो 6 जुलाई को। अगर आपके अकाउंट में शेयर्स हुए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो आज के दिन प्राइस चल रहा है वो ऑटोमेटिकली 20 गुना नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आज के दिन 695 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। तो कल अगर आप 5 जुलाई को देखोगे तो ये जो प्राइस होगा, ये इसको हम मान के चल लेते हैं 700 का 10 गुना कम कितना हुआ, 70 का आधा कितना होता है 35। 35 रुपए के आसपास में आपको कल ये शेयर प्राइस चलता हुआ दिखेगा। अब दिक्कत ये पॉइंट ये है कि ये कंपनी एक कॉर्पोरेट डिसीजन से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या प्रॉफिट हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा हम कंपनी के अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होने वाला कि ये देखो सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये फालतू की बात नहीं करता मैं यहाँ पे अगर कंपनी का हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं तो एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम पित्रोस्की स्कोर भी बोलते हैं। पित्रोस्की स्कोर यहाँ पर 9 से अगर 6 से डाउन होता है तो उसको हम बहुत बुरा मानते हैं। उसको मैनेजमेंट और कंपनी का जो ग्रोथ होता है उसके ऊपर में हिंड्रेंस मानते हैं। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब एक बहुत खराब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा, इस कंपनी के अंदर में बेसिक चीज़ों के अंदर बाहर चल के हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो कंपनी का जो मेरे को नेगेटिव लगता है एक चीज़ की, जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट लेते हुए दिख नहीं रहे पिछले कुछ सालों से। 2020 के अंदर में 73% शेयर होल्डिंग थी उनकी, यहाँ पर 56% रह गई। इसके बाद में 56 से अभी 2024 के अंदर में देखा जा रहा है तो 37% ही रह गई। मतलब प्रमोटर्स जो लोग हैं वो इससे एग्जिट हो रहे हैं धीरे धीरे, अपनी जो शेयर होल्डिंग अपना जो मालिकाना है वो कम कर रहे हैं। दूसरी चीज साथ में ये देखने को मिल रही है कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा ले रही थी, बट अभी जो है एफआईज इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं। तो ये एफआईज कौन है जो कि इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो जो भी एफआईज इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर उनकी लिस्ट हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ फंड्स हमारे कुछ नाम सामने आते हैं। ये सारे फंड्स जो है मॉरिशियस बेस्ड कंपनीज हैं। मॉरिशियस वो जगह है जहाँ पर टैक्स हेवन माना जाता है जिस जगह को। और मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं वो फ्रॉड्स आजकल मॉरिशियस से ही लिंक करके देखा गया है और मिलते हैं वहाँ से, कोई ना कोई मॉरिशियस से लिंक तो मिल ही जाता है। तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर में अगर देखते हैं तो एफआईज की फॉर्म में जो भी शेयर्स उठा रही हैं ये मॉरिशियस बेस्ड कंपनीज ही हैं। एक तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट लगता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कंपनी का, यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट ही तो दिखाती है कि आज के दिन कंपनी की हालत क्या है। तो बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो पूरी बैलेंस शीट की साइज है 198 करोड़ रुपीस की। अब 198 करोड़ के अंदर में से कंपनी के पास में एसेट्स की फॉर्म में कंपनी के पास में कोई लैंड वगैरह नहीं है। अब अगर कंपनी की हम वेबसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी बोली कि हमारे देखो इतने सारे ऑफिसेज हैं। न्यूयॉर्क में ऑफिस है, सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस है, यहाँ पर लंदन में ऑफिस है, यूनाइटेड किंगडम में यूएई में ऑफिस है, हांगकॉन्ग में, इंडिया में, हर जगह ऑफिस है। बट सारे ऑफिस किराए पे हैं, राइट, किराए के ऑफिस हैं। दूसरी चीज, कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, उसकी फॉर्म में कंपनी के पास में मेनली जो चीज है वो है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में क्या है ऐसा कि इतना बड़ा इंटेंजिबल एसेट्स है? तो वो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट जो लास्ट ईयर की जारी की थी तो वहाँ पे 88 करोड़ का तो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी, एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी वाली जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर यूज करती है जिसको नाम कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इंजीनियस प्लेक्स प्लेटफॉर्म। ये वाला जो हमने देख पा रहे हैं, एक तो ये है। और दूसरा
कंपनी ने बोला है कि टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म एंड प्रीमियम वेब प्रॉपर्टीज, इसके लिए 43 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका कंपनी ने इतनी वैल्यू दे रखी है। सो इनकी वैल्यू टाइम के साथ में कम होती चली जाती है। सो इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में इनकी वैल्यू टाइम के साथ में, वक्त के साथ में खत्म होती ही चली जाएगी। सो इन शॉर्ट में बोला जाए तो सॉफ्टवेयर्स है, और इसमें भी सॉफ्टवेयर्स में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपके पास में पेटेंट हो कि आप ही की प्रॉपर्टी, आपके अलावा कोई उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है। सो वो अपर हैंड भी कंपनी के पास में यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस हो रहा है आज के दिन, सो अब हमने ये देख लिया कि कंपनी के पास में एसेट्स की फॉर्म में कुछ खास एसेट है नहीं, तो हम एसेट की फॉर्म में कंपनी के ऊपर में पैसा नहीं लगा सकते। दूसरा, तो हम किस पे बेसिस पे कंपनी पैसा लगाते हैं, वो है कमाई के बेसिस पे। तो कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है, तो कमाई का अगर देखते हैं तो कंपनी की जो सेल हो रही है वो इस साल 155 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू किया, जिसमें से 134 खर्चा हो गया। टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला 16 करोड़ रुपए, राइट। 16 करोड़ रुपए अगर कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है, उसमें से ट्रेड रिसीवेबल्स निकल के आ गए हैं जो कि 15 करोड़ रुपए, राइट। अचानक से एक तो सेल बढ़ना और साथ में ही कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाना, और दूसरा का पूरी की बैलेंस शीट का साइज ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में 25% का होना, ये भी एक नेगेटिव। तो कंपनी का जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में लगा हुआ है और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में लगा हुआ है। सो एक्चुअली पैसा, और दूसरे जो पैसा लगा हुआ वो शॉर्ट टर्म लोन की। अब कंपनी के पास में कैश है कितना, 11 करोड़ का कैश है। सो एक्चुअली कंपनी के पास में जो एसेट है वो 11 करोड़ रुपए तो ये, और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का ये वाला, ये कंपनी के पास में आज के दिन में पैसा बचा हुआ है जो कि हाथ में है कंपनी के। और कंपनी के आज के दिन 15 करोड़ के जो हाथ में पैसा, और कंपनी की साइज क्या है, 2900 करोड़, मतलब 2900 करोड़ की कंपनी की वैल्यू चल रही है। अब आप ही बताओ कि ये वैल्यू चल रही है कि वो वैल्यू चलाई जा रही है, अपने आप अंदाजा लगा लो। बिजनेस 150 करोड़ का कंपनी कर पा रही है और 3000 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है, कैसे? साल का 150 करोड़ का कंपनी बिजनेस करे और 3000 करोड़ की कंपनी की वैल्यू हो, किस तरीके से जस्टिफाई होती है? और कंपनी नेट प्रॉफिट कमा पा रही है, 15 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यू चल रही है, सो 98 कमा पा रही है। सो पी रेशियो देखो 186, कैसे जस्टिफाई करोगे? साथ में अब यहाँ पे कंपनी जो एक कॉर्पोरेट एक्शन कर रही है, जो कि कंपनी मात्र, मुझे जो एनालिसिस के बेसिस पे जो दिख रहा है वो ये है कि इस कंपनी जो शेयर प्राइस है इसको और नीचे लेके आना चाह रही है कंपनी, जिसकी वजह से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये शेयर सस्ता लगे और बाद में उनके ऊपर में डंप किया जा सके। ये मुझे एक थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत हूँ तो ज़्यादा बेटर है, इन्वेस्टर्स बच जाएंगे, और सही हूँ तो फिर थोड़ा सा हमें इन्वेस्टर्स को सतर्क होने की ज़रूरत है। बाकी इस कंपनी के बारे में आपको कोई भी डिसीजन लेना है, बाइंग का, सेलिंग का, व्हाट एवर यू वांट टेक डिसीजंस ऑन दिस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें। हाँ, ये एक पॉइंट जो हमने कंसिडर किए, जो डिस्कस किए, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेते हो, बट फाइनल डिसीजन आप जो भी लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें, राइट। अब यहाँ पे कंपनी का चार्ट, अब क्या चार्ट की बात करनी, खैर पूरा हमने, अब जो हमें पॉइंट्स हमें ठीक लगे थे डिस्कस करना वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट, अब क्या ये इस कंपनी का स्टॉक सस्ता हो जाएगा तो मुझे बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए? आपको सवाल पता है मेरा जवाब इस चीज़ का। मैं पर्सनल बेसिस के ऊपर मैं तो इससे दूर रहना पसंद करूंगा, बाकी आप अपने डिसीजन के हिसाब से, फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही चलें। दैट्स ऑल। कर फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।